नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन की कक्षा में जो कुछ पढ़ने का काम किया गया था, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि मौन पाठन या मौन वाचन। दूसरे दिन आपने पढ़ा कि मौन पाठन के क्या उद्देश्य हैं, आपने उनको पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ने का काम किया था श्रीमती ग्रे और रास के अनुसार। आपने पढ़ा मौन पाठन के उद्देश्य को पढ़ा, उसमें तमाम चीजों को लोगों ने बताने की कोशिश किया था। वह समय को आप पास किया जा सकता है, उसमें अध्ययन भी हो सकता है, यानी समय का जो सदुपयोग था उसमें लोगों ने पूरी तरह से फोकस करने का काम किया था। ये तो रहा पिछली कक्षा का चर्चा। और आज एक नई कक्षा की चर्चा, एक नए सिलेबस की, एक नए टॉपिक की शुरुआत आज किया जाएगा, जिसका नाम होगा मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के भेद। आपको आज ये पढ़ाया जाएगा कि मौन वाचन के भेद। तो मौन वाचन के भेद का मतलब ये कहना चाहता है कि जो मौन वाचन होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, किसके अंतर्गत क्या क्या होने का काम करता है। तो इन सब सारी चीजों पे आज आपसे बड़ा विशेष अध्ययन करने का काम किया, और ये चीजें आपको आजीवन कंठस्थ रहेगी, आपको आजीवन याद रहेगी, आजीवन आपके साथ काम करेगी। ये जब भी आपके सामने ऐसी समस्या उत्पन्न होगी, वहां पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये आप खुद ब खुद करने का काम करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसमें सब कुछ आप करने का काम करेंगे। देखिए, आपका टॉपिक है मौन वाचन के भेद। तो थोड़ा सा उसमें आप समझ लीजिए एक लाइन में। यदि मौन वाचन का भेद आपसे पूछता है, उसके पहले एक चीज समझ लीजिए। कहता है कि सस्वर पठन ही मौन वाचन की सफलता है। सस्वर पठन ही मौन वाचन की सफलता है। मौन वाचन की सफलता है। ये कहता है सफलता है, असफलता का आधार। मौन सफलता का, यानी सफलता का, सफलता का आधार है। देखिए, ये कहता क्या है, पहली बात उसने ये कह रखा है कि मौन वाचन के कितने भेद होते हैं या मौन वाचन कितने प्रकार होते हैं। उसके पहले उसने कहना चाहता है, ये कहता है कि जो सस्वर वाचन है, वह सस्वर वाचन, सस्वर पठन ही, कहता है जो सस्वर पठन ही मौन वाचन की सफलता का आधार है। कहता है जो सस्वर वाचन है ना, इस सस्वर वाचन के द्वारा ही मौन पाठन में हम सफल होने का काम करते हैं, कहता है। और आगे कहता है, दूसरी बात उसने एक और बात कहना चाहा है। कहता है कि पठन की प्रकृति, पठन की, कहता है पठन की प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, कहता है पठन की प्रकृति के अनुसार वाचन के दो भेद होते हैं। वाचन के दो भेद, दो भेद होते हैं। देखिए, वह कहता है दो बात इसने कहा। उसने जब आपसे पूछा कि मौन वाचन के भेद कितने हैं, उसने क्या बताना चाहा, उसने कहा है कि जो सस्वर पठन है, यह सस्वर पठन मौन वाचन की सफलता पर आधारित है। कहता है कि मौन वाचन की सफलता का आधार है या सफलता पर आधारित है, जो भी कुछ कहे। दूसरी बात, यहां से शुरू करता है आपको,
बताने की कोशिश करता है कि मौन पठन की जो प्रकृति है, यानी मौन पठन की प्रकृति के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं, कह रखा ये 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां आप समझिए कि मौन वाचन के भेद यहां भी कर लीजिए, आप यहां पॉइंट डाल लीजिए। मौन वाचन के भेद, यही क्यों मौन वाचन आप कर लीजिए, सिर्फ कर लीजिए मौन वाचन के भेद, चीज यही कर लीजिए यहां पे, ठीक। अब ये क्या कहता है, तो उसने जब कह रखा है कि मौन वाचन के कितने भेद होते हैं, तो उसने बताया कि मौन वाचन के 2 भेद होते हैं। मौन वाचन कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कौन कौन कहता है, गंभीर, गंभीर पठन, और दूसरा द्रुत पठन, द्रुत पठन, 2 पद। उसने कहा कि जो मौन वाचन के भेद, तो मौन वाचन के 2 भेद होते हैं, एक होता है गंभीर पठन और एक होता है द्रुत पठन। तो उसने कहा कि गंभीर पठन जो है, गंभीर पठन के 4 भेद होते हैं, गंभीर पठन के 4 भेद होते हैं। गंभीर पठन के, एक मिनट सॉरी ये गलत हो रहा है, ये कहता है जो गंभीर पठन है, जो गंभीर पठन का एक भाग और है, इसका नाम है, ये गंभीर पठन के उद्देश्य बताएगा। गंभीर पठन के उद्देश्य, ये गंभीर पठन का उद्देश्य है। देखिए उसने कहा कि पठन के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, गंभीर पठन और द्रुत पठन। गंभीर पठन का मतलब होता है कि बहुत न ज्यादा तेज, न बहुत ज्यादा धीमा, न बहुत ज्यादा तेज, न बहुत ज्यादा धीमा, एक निश्चित निर्धारित। द्रुत कहता है तेज। इसने कहा कि गंभीर पठन के उद्देश्य कितने होते हैं, तो गंभीर पठन के उद्देश्य होते हैं 4। कहता है गंभीर पठन के 4 उद्देश्य हैं। बताता है कौन कौन, तो कहता है भाषा पर अधिकार, भाषा पर अधिकार, ये है भाषा पर अधिकार हो गया। दूसरा कहता विषय पर अधिकार, विषय पर अधिकार, और तीसरा है केंद्रीय भाव, तीसरा है केंद्रीय भाव, और चौथा है नवीन सूचना एकत्रीकरण, नवीन सूचना एकत्रीकरण, ये हो गया। और आगे कहता है अब इस नवीन सूचना एकत्रीकरण के भी 5 भाग होते हैं, इसके भी 5 भाग होते हैं। आप इसको यहां से कर लीजिए, आप मिटा लीजिए। आपने समझा कि मौन वाचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो उन 2 भेदों में कौन कौन, पहला है गंभीर पठन और दूसरा है द्रुत पठन। अब यहां कहता है वह गंभीर पठन के उद्देश्य, गंभीर पठन के, गंभीर पठन के उद्देश्य। तो गंभीर पठन के कितने उद्देश्य होते हैं, कहता है गंभीर पठन के 4 उद्देश्य होते हैं। गंभीर पठन के 4 उद्देश्य क्या था, पहला
भाषा पर अधिकार, भाषा पर अधिकार। दूसरा कहता है विषय पर अधिकार, विषय पर अधिकार। तीसरा केंद्रीय भाव की खोज, केंद्रीय भाव की खोज। और चौथा कहता है नवीन सूचना एकत्रीकरण, नवीन सूचना एकत्रीकरण। ये देखिए चार। उसने कहा कि उसने कहा कि मौन जो पठन के भाग हैं दो होते हैं, एक होता है गंभीर पठन, एक होता है द्रुत पठन। तो गंभीर पठन के भी चार भाग होते हैं। यानी गंभीर पठन का क्या उद्देश्य होता है? तो गंभीर पठन के उद्देश्य कितने होते हैं? चार होते हैं। भाषा पर अधिकार, विषय पर अधिकार, केंद्रीय भाव की खोज, नवीन सूचना का एकत्रीकरण करना। ये देखिए यहां कहता है कि भाषा पर अधिकार का मतलब एक अध्यापक के अंदर एक गुण होना चाहिए कि भाषा पर उसका पूरी तरह से पुरजोर अधिकार होना चाहिए। पहली बात, विषय, जिस विषय को पढ़ा रहा है, जिस विषय को, उस विषय पे उसका पूरी तरह से पकड़ होना चाहिए। अधिकार का मतलब पकड़ होना चाहिए क्या? और जिसको पढ़ा रहे हो, जो टॉपिक है, उस टॉपिक का केंद्रीय भाव क्या है, उस पर अधिकार होना चाहिए। यानी जो केंद्रीय भाव है, उस केंद्रीय भाव की खोज मिलनी चाहिए। और अगला कहता है कि जो चीज आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, जो समझा रहे हो, उसमें नवीन सूचना को एकत्रीकरण करना। यानी जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक में जो नवीन सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करना। ये तो आपका गंभीर पठन के उद्देश्य हो गया। और आगे कहता है कि जो एकत्रीकरण है, इस एकत्रीकरण के भी कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कहता है एकत्रीकरण के भी 5 भाग होते हैं। एकत्रीकरण के 5 भाग। पहली बात कहता है कि सीखी भाषा का अभ्यास, सीखी भाषा का अभ्यास। दूसरा कहता है अवकाश का सदुपयोग, अवकाश का सदुपयोग। और तीसरा है साहित्य का परिचय, साहित्य का परिचय। और चौथा है अभिव्यक्ति, और पांचवा है आनंद की प्राप्ति, ये देखिए, यदि आपके समक्ष कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए, प्रश्न ये आए कि मौन वाचन के भेद, तो आपका उत्तर होगा कि सस्वर वाचन यानी सस्वर पठन ही मौन वाचन की सफलता का आधार है या सफलता पर आधारित है। पहली बात। दूसरी बात कहता है कि पठन की प्रकृति के आधार पर के जो अनुसार वाचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 गंभीर पठन, नंबर 2 द्रुत पठन। देखिए कहता है कि जो पठन है, उस पठन के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, द्रुत पठन और गंभीर पठन। तो द्रुत पठन का मतलब ये कहता है कि तिब्रत से पढ़ना, तेजी से पढ़ना। गंभीर पठन का मतलब ये होता है कि न बहुत ज्यादा तेज, न बहुत ज्यादा धीमा, एक सामान्य वे में आपको पढ़ना है। ये होता है गंभीर पठन। जिस गंभीर पठन का ये आशा होता है कि जिन चीजों को आप पढ़ते जा रहे हो, यदि वह चीज आपको समझ में आती जा रही है, तो ये होता है गंभीर पठन।
गंभीर पठन का मतलब पढ़ते हुए समझने, इस चीज को गंभीर पठन कहते हैं। फिर उसने कहा कि गंभीर पठन के कितने उद्देश्य होते हैं, यानी गंभीर पठन के क्या उद्देश्य हैं? तो गंभीर पठन के 4 उद्देश्य होते हैं। पहली बात कहता है कि एक अध्यापक को भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात, विषय पर अधिकार होना चाहिए। तीसरी बात कि जिन चीजों को आप पढ़ा रहे हो उसका केंद्रीय भाव क्या है, उस केंद्रीय भाव को खोज निकालना। और चौथी बात कहता है कि नवीन सूचनाओं को एकत्र करना, यानी जिन चीजों को आप पढ़ा रहे हो उनको पढ़ाते हुए उसमें जो नई नई चीजें आ रही हैं उन नई नई चीजों को क्या करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करने का काम करना। फिर उसने कहा कि जो नवीन सूचना एकत्रीकरण करने की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कितने भाग होते हैं? 5 भाग होने का काम करते हैं। पहली बात कहता कौन कौन सा भाग? कहता सीखी हुई भाषा का अभ्यास। नवीन सूचना एकत्रीकरण में ये कहता है कि जिस भी भाषा को आपने सीख रखा है, अब उसका क्या करिए? अब भी कोई बिना अभ्यास का कुछ होने वाला नहीं, बिना अभ्यास का कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, आपके पठन में, आपके वाचन में, आपके लेखन में कभी शुद्धता नहीं आएगी। उसने क्या रखा है कि सीखी भाषा का अभ्यास, जिस भाषा को आपने सीख रखने का काम किया हुआ है उसका अभ्यास करो। इस सामान्य सी बात है, जैसे कुछ लोग होते हैं, जिन लोगों की मातृभाषा तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिन लोगों की मातृभाषा नहीं, से इंग्लिश को ले लीजिए आप। यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं तो कर लिए हैं, करने के बाद यदि आपने उस भाषा को छोड़ दिया तो काम खत्म हो जाएगा। फिर से सीख लिए हो तो उस भाषा का जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे वह सार्थक नहीं हो पाएगा, उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे। पहली बात ये कहता है कि नवीन सूचना एकत्रीकरण करने में कहता है कि पहला काम तो करना होगा कि भाषा का अभ्यास, यानी जो भाषा है, जिस भी भाषा को आपने सीखने का काम किया हुआ है उसका अभ्यास करिए। अगली बात कहता है कि अवकाश का सदुपयोग, जो समय, खाली समय अगर बैठे हुए आप कुछ नहीं कर रहे तो ऐसे समय में भी आप क्या करो? सदुपयोग। आपका जो समय, खाली समय है, उस खाली समय का भी सदुपयोग कर लो। जैसे होता क्या है, कंपनी वाले जो होते हैं ना, उनकी कंपनी में जो भी सामान बनती है, जो मटेरियल आता है, जिससे निर्धारित होता कि ये सामान इससे बनाई जाएगी, तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट हो जाता है, जो खराब चीजें निकलती है। तो खराब चीजों का भी सब कंपनी वाले क्या करते हैं? उसका उपयोग कहीं ना कहीं कर कुछ न कुछ बना लेंगे, कुछ भी नुकसान नहीं होने जाने देंगे। इसलिए कहता है कि जो अवकाश है उस अवकाश का सही आप सदुपयोग करो। अगली बात कहता है कि आप साहित्य का परिचय, एक अध्यापक के अंदर बच्चों से साहित्य का परिचय कराना निश्चित आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अगली बात का अभिव्यक्ति, आपकी प्रस्तुति क्या है? आप जिस प्रश्न को पढ़ाने जा रहे हो, जिन चीजों को भी पढ़ा रहे हो, या जिस भी किसी चीज पर आप चर्चा कर रहे हैं, कहीं वार्ता हो रही है या कहीं स्पीच आपको देना, कहीं भाषण देना है, तो आपकी अभिव्यक्ति क्या है? आपकी प्रस्तुति, आप किस प्रकार से आप प्रस्तुत हो रहे हो? आपकी अभिव्यक्ति, आपकी प्रस्तुति को दिशा निर्देशित करने का काम, आप किस हिसाब से वहां प्रस्तुत हो रहे हो, वह प्रस्तुति ही आपकी अभिव्यक्ति का प्रमाण दे देने का काम करेगी। और अगला कहता है आनंद की प्राप्ति। सब कुछ होने के बाद व्यक्ति को क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होने का काम करती है। ये बच्चों आपका रहा मौन वाचन के भेद रहा, और अगली कक्षा में पूरे इसी जोश के साथ मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।